how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 13th chapter of class 4th, which is about force, work and energy. So, student, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में, वर्क के बारे में एंड ऑल्सो अबाउट एनर्जी. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, and how and when we can say that a work is done on an object. So we have to discuss all these phenomena and factor, and I hope you will try to understand these chapters very carefully. ठीक है, चलो. So let's begin our chapter with the very first topic, which is about force. ठीक है, सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. In our daily life, we do many activities which includes picking up things, pushing, pulling, moving, etc. All these activities need force. A push or pull that can change the state of motion of an object is called force. A pull or a push acting on an object is called force. So students, डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को आप उठाते हो, पिकअप करते हो, होल्ड करते हो, पुश करते हो, पुल करते हो अपनी तरफ, है ना. सो ये सारी चीज़ें जो आप करते हो, आपने क्या देखा है, इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए वी नीड फोर्स. बिना फोर्स के ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं करी जा सकती. ठीक है. सो कोई भी ऐसा पुश या पुल जिससे आप किसी एक ऑब्जेक्टिव मोशन को चेंज कर सकते हो, कोई भी ऐसा पुश या पुल जो किसी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है, दैट इज नोन एज force. So when you draw a bucket of water from a well, you pull the rope. Thus to move an object, it has to be either pulled or pushed. When leaves and pieces of paper fly away with the wind, what is pulling or pushing them? Why do roofs of some huts fly away during a storm? The wind pulls them away. ओके. सो स्टूडेंट, कुछ आपको एग्जाम्पल्स गिवन है यहाँ पे फोर्स के, कि जैसे कि आपको बोल रहे हैं, जब आप वेल से, कुएं से पानी की जो बकेट होती है उसको ऊपर खींचते हो, तो उसके लिए हमने क्या करते हैं, हम जो रोप है, जो रस्सी है, उसको ऊपर की तरफ पुल करते हैं. तो उसको रोप को ऊपर की तरफ पुल करने के लिए हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट. फिर उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि जो लीव्स, पत्तियां हैं, पेपर के पीसेस हैं, ये खुद कैसे फ्लाई करने लगते हैं विद द विंड, हवा की वजह से कैसे फ्लाई करने लगते हैं. क्या चीज़ ऐसी है जो इनको पुल या पुश कर रही है, जिसकी वजह से ये फ्लो कर रहे हैं. बहुत सारी ऐसी हट्स होती हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, जिनकी जो रूफ्स है पूरी क्या हो जाती है, फ्लाई अवे हो जाती है. जब बहुत तेज़ी का स्टॉर्म आता है तो आपने देखोगे रूफ पूरी, उनकी जो छतें हैं वो घर की क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं. सो वॉट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दीज फैक्टर्स. ठीक है, विंड ने क्या करा, विंड का फोर्स था जो उसको अपने साथ पुल अवे करके ले गया. दैट मीन्स द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जिस भी डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट पुश या पुल होता है बिकॉज ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से जिस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, पुल होगा या पुश होगा, उस डायरेक्शन को बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. Now types of force, कितने टाइप्स के फोर्स है. नंबर 1, muscular force. When you lift a heavy box, you exert a force with the help of your muscle. When you pedal your cycle, the cycle moves on. Here your muscle give the force exerted by your muscle is called muscular force. ठीक है. So जब आप एक heavy box को उठाते हो, तो उस फोर्स, उस बॉक्स को उठाने के लिए जो आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, वो अपनी मसल्स की वजह से कर रहे हो. एंड दैट इज द रीजन दैट फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. जब आप अपनी साइकिल की पेडलिंग करते हो, तो साइकिल को पेडल करते हो, साइकिल मूव करने लगती है, यानी कि उसमें मोशन जनरेट हो गया. लेकिन पेडलिंग करने के लिए आपने क्या करा, अपनी मसल्स के थ्रू, अपनी लेग की मसल्स के थ्रू साइकिल पर फोर्स एक्सर्ट किया, जिसकी वजह से वो साइकिल मूव करने लगी. सो ऑल दीज फोर्स विच आर एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. ठीक है. और इस फोर्स के थ्रू आप किसी भी चीज़ को पुश, पुल या लिफ्ट कर सकते हो. एनिमल्स भी स्टूडेंट्स अपना मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, जैसे कि आपने एलिफेंट्स को देखा होगा, बड़े बड़े लॉग्स ऑफ वुड को कैरी कर लेते हैं, है ना, अपने मस्कुलर फोर्स की वजह से. कुछ एग्जांपल्स आपको मस्कुलर फोर्स की गिवन है. देखो यहाँ पे रिक्शा पुलर है, जो रिक्शा को पुल कर रहा है, अपने क्या पेडलिंग करके मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं. यहाँ पे ये एलिफेंट है जो लॉग्स ऑफ वुड को कैरी कर रहा है. बुलक कार्ट है जो इतने सारे लोगों को क्या पुल करके लेकर जा रही है. ठीक है. और ये गर्ल है हु इज पेडलिंग हर बाईसाइकिल. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मस्कुलर फोर्स. नाउ वी आर हैविंग मैग्नेटिक फोर्स. सो स्टूडेंट, अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है. सम मटेरियल्स आर कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स. टेक सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ वॉच ग्लास एंड ब्रिंग अ मैग्नेट नियर इट. The magnet attracts the iron fillings and pulls them towards this. This is called magnetic
फोर्स। सो अब कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो एक स्पेशल तरीके का फोर्स लगाते हैं। एग्जाम्पल आपको गिवन है कि आपको एक वॉच ग्लास लेना है और उसमें कुछ आयरन की फिलिंग्स को डाल देना है, आयरन की फिलिंग्स को। फिर उनके पास आपको एक मैग्नेट लाना है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो मैग्नेट उन सभी की सभी आयरन फिलिंग्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा कुछ इस तरीके से। सो ये जो पुल किसने, मैग्नेट ने एक्सर्ट किया, जिसकी वजह से वो सारी आयरन फिलिंग्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। सो जितने भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट आयरन, कोबाल्ट या निकल के बने होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं, है ना, किसकी वजह से, मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, है ना। चलो, सो कुछ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है वर्कशॉप्स पे हेवी ऑब्जेक्ट्स को पुल करने के लिए। जो वेस्ट मटेरियल होता है फैक्ट्रीज का, है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे आयरन के पीसेस होते हैं, तो स्क्रैप होता है, वो मिक्स हो जाता है उस वेस्ट के साथ। सो उन आयरन को हम पिक करते हैं उन पूरे वेस्ट के हीप में से, क्या यूज़ करके, बड़े स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करके, है ना। एक क्रेन लाई जाती है जिसमें बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और उससे ये पिकिंग अप किया जाता है ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट्स, है ना। बहुत सारे ऐसे टॉयज हैं जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही वर्क करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, मैग्नेटिक फोर्स, बाय फिक्सिंग मैग्नेट इनसाइड देम। Now next is electrostatic force. So electrostatic force के students they have asked us to perform this activity. So make a piece of paper, take a piece of paper, एक piece of paper आपको लेना है, cut the paper into very tiny pieces, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे pieces में आपको उस पेपर को कट करना है, फिर उनको एक नोटबुक के ऊपर रखना है, फिर एक कॉम या प्लास्टिक का बॉल पॉइंट पेन आपको लेना है और उस के बॉल पॉइंट पेन या जो भी आप कॉम ले रहे हो उसको आपने क्या, उसकी बॉडी को हमें अपने ड्राई हेयर के ऊपर करीबन 1 मिनट के लिए रब करना है। फिर जब हम उस रब्ड पेन या कॉम को उन टिनी पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर आएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे कि जो कॉम है ये क्या कर रहा है, ये सभी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। यू विल सी दैट द टिनी पीसेस ऑफ पेपर मूव टुवर्ड्स द पेन और कॉम। सो ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट पीसेस ऑफ पेपर का, वो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है एक स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि वो फोर्स जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्सर्ट करती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। तो जो चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है यहाँ पे, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलो, so take some heavy or light objects up in the sky. Do they fall back to the ground? Yes, this happens because of force of gravity. Gravity pulls our object towards the earth. Anything you throw up falls back on the earth. All heavenly bodies exert force of gravity. The heavier the body, the greater is its gravity. Gravity prevents us from floating in air and prevents our books from floating away from us. So Sir Isaac Newton was the first scientist to tell the world about gravity. So Sir Isaac Newton पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया था। अब ग्रेविटी स्टूडेंट होता क्या है, आप किसी भी हैवी या लाइट ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट आप लो और उसको ऐसे ऊपर की तरफ आपको फेंकना है। आप क्या देखोगे कि वो सभी ऑब्जेक्ट्स आपके ऊपर जाएंगे लेकिन तुरंत क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। वो ऊपर हवा में फ्लो नहीं करते हैं, फ्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मीन्स व्हाट, ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के थ्रू लगाया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है, और ये फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है विच इज एक्सर्टेड बाय द फोर्स, ये सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पुल करता है। इसलिए कोई भी चीज़ जो ऊपर जाती है बेटा वो नीचे आ जाती है। ठीक है, चलो, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट करती हैं। जितनी ज़्यादा बॉडी हैवी हुई उतना ज़्यादा उस पर उसकी ग्रेविटी एक्सर्ट करी जाएगी। ठीक है, सो ग्रेविटी क्या एयर में फ्लोट करने से या हमारी जो बुक्स होती हैं वो हमसे दूर नहीं चली जाती अपने आप ही। क्यों? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू फ्रिक्शनल फोर्स। सो whenever an object moves or rubs against another object, a force is applied called frictional force. This force acts in the opposite direction to the movement. Friction makes it harder for things to move. So जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट या क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब करता है या मूव करता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। ये फोर्स क्या, मूवमेंट, अगर मूवमेंट इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होता है। कुल मिला के फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, मूवमेंट को, मोशन को अपोज करता है। ठीक है, सी
In the illustration below, the smooth base of the snow blade slides smoothly on the snow. The boy on the grass is having difficulty in sliding because the grass is not smooth and his shoes are getting stuck in the grass. There is more friction between the shoes and the grass than the snow and the snow blade. So student, क्या अगर कोई आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप जब स्लाइडिंग करने जाते हैं, स्नो स्लाइडिंग आप जब करते हैं, तो अगर आप जो स्नो स्लाइड ब्लेड्स होती हैं उनमें उनके बेस जो होता है काफ़ी स्मूथ होता है, जिसकी वजह से आप इजीली क्या कर पाते हैं, स्नो स्लाइडिंग कर पाते हैं। उसका जो बेस होता है स्लाइडर का स्मूथ होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर देता है स्नो के ऊपर, और ईजिली हमारा जो मोशन है बहुत स्मूथ हो जाता है। लेकिन वहीं अगर क्या आप शूज़ पहनकर ग्रास के ऊपर वॉक करने की कोशिश करते हैं, तो जो जो शूज होते हैं उनका बेस जो होता है स्मूथ नहीं होता, रफ होता है, जिससे शू ग्रास के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम इतनी इजीली ग्रास के ऊपर स्लाइड नहीं हो पाते हैं। दैट मीन्स व्हाट कि शूज़ एंड ग्रास के बीच में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है और स्नो ब्लेड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है वो कम होता है। Now next is elastic force. Take a rubber band, stretch it by applying force. It expands in length when stretched and contracts when released. When you release the force, it comes back to its original size and shape. How does this happen? This is due to the elastic nature of the rubber band. When it comes back to its original size and shape, it releases a force called elastic force. So student, आपने यूजुअली देखा होगा रबर बैंड को जब आप ऐसे स्ट्रेच करते हो, तो स्ट्रेच करने के लिए भी आपने वहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, राइट? तो जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो उसकी शेप एंड साइज दोनों चेंज हो जाते हैं, है ना? जैसे आप उस फोर्स को रिलीज कर दोगे, जो आपने फोर्स लगाया था, वो रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है, ठीक है? सो ये किसकी वजह से हुआ? ये उस रबर बैंड के इलास्टिक नेचर की वजह से हुआ, यानी कि जैसे आपने उसको छोड़ दिया, आपने उसके ऊपर लगने वाले किस फोर्स को, इलास्टिक फोर्स को रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ गया। सो इलास्टिक फोर्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे? फ्रॉम ट्विस्टेड यार्न को ट्विस्ट करके, रबर पीसेस, फ्लेक्सिबल ट्विग्स और बार्क्स ऑफ ट्री से, अ कैटपुल्ट, अ बो एंड एरो, अ स्प्रिंग इन अ क्लॉक, इट वर्क्स बाय इलास्टिक फोर्स। ये सभी चीज़ें क्या इलास्टिक फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। व्हेन अ catapult is released, the stone moves away with speed and strikes a fruit or the bird on a tree due to the elastic force. Catapult यानी कि आपने वो देखा होगा, जिससे क्या मतलब जब आपने देखा है उसको इस तरीके से क्या किया जाता है, उस पर स्टोन फिक्स किया जाता है और ऐसे उसको खींचा जाता है बाय द इलास्टिक फोर्स। जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे वो स्टोन बहुत फोर्सफुली आगे जाएगा और क्या किसी भी फ्रूट या बर्ड या जो ट्री है उस पर इलास्टिक फोर्स अप्लाई करके वो वहाँ जाके हिट करेगा। जैसे बो होता है, बो को आप रिलीज करते हो, जो एरो होता है उसमें से शॉट आउट हो जाता है बहुत स्पीड के साथ ड्यू टू द इलास्टिक फोर्स। ओके, चलो नाउ वी कम टू द टॉपिक वर्क। So student, work क्या है? When we use force on an object and it moves through a distance, we say that work is done. Work is said to be done only when the object on which the force is applied moves through a distance. Work is not said to be done if we are standing still while carrying a load or when we try pushing a wall or a tree. This is because the object on which the force is applied does not move. So student, जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके उस ऑब्जेक्ट में आपको मूवमेंट देखने को मिलता है या वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस आगे मूव करता है, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है। यानी कि वर्क डन कब माना जाएगा? जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हो और उस फोर्स की वजह से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स द वर्क इज डन ओवर देयर, है ना? लेकिन अगर आप क्या एक हैवी लोड अपने सर पे कैरी करके खड़े हो और एक ही पोजीशन पे स्टेशनरी हो, रेस्ट पोजीशन पे एक जगह खड़े हो, तो वहाँ पे वर्क डन नहीं माना जाएगा, क्योंकि फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लेकिन आप मूव नहीं कर रहे हो, आप डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हो। या फिर आप किसी वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहे हो तो आप फोर्स बहुत ज़्यादा लगाओगे, लेकिन क्या वो वॉल में मूवमेंट आएगा? नहीं, ठीक है? सो दिस इज व्हाट कि यहाँ पे वर्क डन विल नॉट बी कंसीडर्ड बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑन विच यू आर अप्लाइंग द फोर्स इज नॉट मूविंग। ओके, चलो नाउ वी आर हैविंग टॉपिक सिंपल मशीन्स। See, so simple machines. Sometimes we use tools to make our work easier. The tools that make our work easier are called simple machine. So कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है, हम लोग कुछ टूल्स यूज़ करते हैं जो हमारे वर्क को ईजी बना देते हैं, है ना? सो जो टूल्स को हम यूज़ करके अपने वर्क को ईजी करते हैं उन टूल्स को सिंपल मशीन्स कहते हैं। अब सिंपल मशीन्स के दे हैव गिवन अस द फॉलोइंग यूजेस। नंबर 1, दे मेक आवर वर्क ईजियर। सबसे पहले वो हमारे वर्क को ईजी करते हैं। सेकेंड, हम अपने वर्क को फास्टली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड दे हेल्प अस टू डू आवर
वर्क विद लेसर फोर्स, और जो सिंपल मशीन्स होती है वो हमें वर्क को विद लेस फोर्सफुली करने में हेल्पफुल होती है। नाउ वी आर हैविंग द टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, जैसे कि लीवर। लीवर क्या है? एक सिंपल मशीन है जिससे हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, है ना, चीज़ों को कट या ओपन कर सकते हैं, वेट लिफ्ट कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल प्लायर, टोंग, नट क्रैकर, ये एग्जाम्पल्स हैं सब लीवर के, ठीक है। दे हैव गिवन अस द लीवर। नेक्स्ट इज ग्रूव्ड व्हील। ग्रूव्ड व्हील क्या है? ग्रूव्ड व्हील ये जो रोप होते हैं इसको एज अ पुली यूज किया जाता है, ये है पुली, है ना। इसमें एक ग्रूव्ड व्हील है और ये आपके क्या है? एक रोप है जिसको एज अ पुली यूज किया जाता है। इससे आप रेस कर सकते हो लोअर और मूवर लोड को ऊपर उठाना, नीचे लाना, ये किया जा सकता है ना। वेल्स में से, कुएं में से पानी बाहर निकालने के लिए इन्हीं पुलीज का यूज किया जाता है। फ्लैट होस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, या फिर वेट लिफ्ट करने के लिए क्रेन वगैरह में भी पुली का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सेल। ये किसके बने हैं? ये है व्हील एंड एक्सेल। ये बने हैं टू सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के, इन विच एक ऑब्जेक्ट जो है आपको बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट। व्हील एंड एक्सेल का जो अरेंजमेंट है वो कैसे बना है? व्हील एंड रॉड की हेल्प से बना है। बड़े बड़े जाइंट व्हील एंड बाइसाइकिल जो पेडल होते हैं वो आपके व्हील एंड एक्सेल के ही एग्जाम्पल्स हैं, राइट। चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? मशीन लाइक कार, क्रेन, कंप्यूटर, ये आपकी सारी कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं, यानी कि ये दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन का कॉम्बिनेशन होती है जिससे आपकी कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनाई जाती हैं। नाउ फोर्थ एग्जांपल इज इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। देखो इस तरीके से ये एक स्लोपिंग प्लेन होता है जिससे आप हैवी चीज़ों को ईजिली लिफ्ट कर सकते हो, है ना। यानी कि चीज़ों को, जो हैवी चीज़ें होती हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको लिफ्ट करना है स्ट्रेट, आप उन्हें क्या कर सकते हो? इस तरीके से जो इंक्लाइंड प्लेन होता है उस पर पुश करके क्या कर सकते हो? आप इजीली उनको ऊपर की तरफ कैरी कर सकते हो, फोर्स भी आपको वहां पे कम अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वेज। अब वेज लुक्स लाइक टू इंक्लाइंड प्लेन्स। वेज किसकी तरह दिखता है? दो इंक्लाइंड प्लेन्स ऐसे ऐसे, ये है आपका वेज, इस तरीके से कुछ दिखता है। बैक टू बैक दो इंक्लाइंड प्लेन एक दूसरे से ऐसे अरेंज होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? वेज बोलते हो। वेज का क्या होता है? एक शार्प एजेस होती हैं एक तरफ और दूसरी तरफ ब्लंट एजेस होती हैं, है ना। इधर की तरफ शार्प है, ऊपर की तरफ ब्लंट है। इससे क्या, इसको यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को कट करने के लिए या स्प्लिट करने के लिए वेज का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल नाइफ, एक्स, ये सब वेजेस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज स्क्रू। स्क्रू क्या है? एक थिन कोन, ये है देखो, दिस इज स्क्रू। ये पतला सा कोन शेप है जिसकी जो रिज होती है स्पाइरल होती है, स्पाइरल रिज या थ्रेड होती है जो इसके अराउंड ऐसे रन करती है, दिस इज रिज। Next is energy now. So energy is defined as the ability of a body to do work. We need energy to use force. All living things need energy to live. We need energy to do any kind of work. Where does this energy come from? We get energy from the food we eat. When we use a lot of energy, we must regain it by eating, drinking and resting. We use energy for various purposes such as cooking food, producing electricity, moving objects, heating water, etc. Energy occurs in various forms. It occurs as heat energy, light energy, electrical energy and mechanical energy. So energy क्या है स्टूडेंट? किसी पे एक ऑब्जेक्ट या बॉडी के वर्क करने की एबिलिटी को एनर्जी कहा जाता है ना। हम इस एनर्जी को यूज करते हैं या फिर बोलो फोर्स को यूज करने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी। सभी लिविंग थिंग्स को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लिव करने के लिए, रहने के लिए। कोई भी वर्क हम परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी हम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम? ये एनर्जी आती कहाँ से? ये एनर्जी आती है द फूड फ्रॉम विद व्हाट वी ईट। जो खाना हम लोग खाते हैं उससे एनर्जी हम लोग गेन करते हैं, है ना। जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं एनर्जी का तो हमें उसको रीगेन करने की ज़रूरत होती है। फिर उसे हम कैसे रीगेन करते हैं? बाय रेस्टिंग, रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, है ना। फिर इस एनर्जी को हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कुकिंग, फूड, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग ऑब्जेक्ट, हीटिंग वाटर। सो एनर्जी स्टूडेंट वेरियस फॉर्म्स में क्या अकर करती है हमारे नेचर में, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। नाउ वी कम टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमको एनर्जी मिलती है? सो डिफरेंट सोर्सेज आर देयर फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी। नंबर वन इज सन। सन स्टूडेंट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के ऊपर, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, सन की ही एनर्जी यूज करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए। सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है कैसे? उस सोलर एनर्जी को, यानी कि सन से जो प्रोड्यूस होती है सनलाइट, उससे सोलर एनर्जी बनाई जाती है जिनको सोलर सेल्स के अंदर स्टोर किया जाता है और फिर उससे आप बल्ब
लाइट कर सकते हो, टीवी या बाकी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनसे क्या जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उनको फंक्शन उनको रन किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस सोलर एनर्जी। नेक्स्ट इज विंड, मूविंग एयर, जो चलती हुई एयर है उसमें भी एनर्जी होती है। Tall wind turbines which turn like fan can be used to change wind energy into electricity। बड़े बड़े विंड टर्बाइन होते हैं जो कैसे फैन की तरह दिखते हैं, इनका काम क्या होता है, विंड एनर्जी को यूज करते हैं ये और उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट इज वाटर, यानी कि जो फ्लोइंग वाटर होता है, बहता हुआ जो पानी होता है स्टूडेंट, उसके अंदर भी एनर्जी होती है, यानी कि वो एनर्जी जो हमको फ्लोइंग वाटर से ऑब्टेन करी जाती है उसको हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जो डैम्स होते हैं वो फास्ट फ्लोइंग वाटर का फोर्स ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए, जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इनके अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, एंड लाइट एनर्जी भी स्टोर्ड होती है। इन फ्यूल्स की जो एनर्जी होती है इसको यूज़ किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज एटम, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी, है ना। वो एनर्जी जो एटम के स्प्लिटिंग से हमको मिलती है उसको एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। और एटॉमिक एनर्जी का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या एटम बॉम्ब्स बनाने के लिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ यूज़ करी जाती है, जो घर में जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं इनको क्या करने के लिए, रन करने के लिए, लाइट अप करने के लिए, जैसे कि वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, टीवी, फैंस एंड ऑल दीज ऑल आर द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विच रन एंड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, फ्रॉम केमिकल्स, है ना। जो बैटरी के अंदर केमिकल स्टोर्ड होते हैं उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम लोग बैटरीज का यूज़ करते हैं जैसे कि टॉर्च, रेडियो, कैलकुलेटर, इन्वर्टर, वॉचेस, कार, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग बैटरीज का यूज़ करते हैं जिसके अंदर केमिकल से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये सभी अप्लायंसेस वर्क करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी कहाँ यूज़ करी जाती है, फॉर द कुकिंग पर्पस, है ना, एंड जो फैक्ट्री में फर्नेस होते हैं उसमें यूज़ करी जाती है। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय बर्निंग वुड, कोल, नेचुरल गैस, ये सब फ्यूल्स होते हैं, इनको बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इन सभी में इसका हीट एनर्जी का यूज़ किया जाता है ना। जैसे कि दिस इज फ्यूल एनर्जी, दिस इज एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल बैटरी एंड थर्मल पावर प्लांट। सो दीज वर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच वी यूज इन आवर लाइफ्स। Okay, so student, the chapter is completed over here. Hope you all like the chapter. Thank you everyone.